नमस्कार साथियों, सीएचओ फेडरेशन से संरक्षक आपका भाई भरत बेनीवाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं काफी दिन बाद वीडियो में लाइव आया हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा संघर्ष है वो लगातार चलता रहा, साइलेंटली संघर्ष चलता रहा। चाहे किसी भी स्तर पे हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने जो है संगठन लगातार आगे काम करता जा रहा था और आप सभी के लिए हम हर जगह पे जो नेगेटिव पॉइंट्स थे उनको पॉजिटिव करने में और जिन चीजों में आपके लिए जो कर सकते थे उनको कामों को करने में हम लोग लगातार लगे हुए थे। आप सभी को पता है कि मैं काफी समय से जो है चुनावी यात्रा में बिजी था। एक तरीके से दो तीन इलेक्शन निकल गए, 2 बार विधानसभा इलेक्शन, एक एमपी का इलेक्शन, तो मैं लगातार चुनाव में लगा हुआ था। लेकिन अब साथियों मैं फ्री हो चुका हूं। अब आप सबके साथ वापस उसी तरह से ग्राउंड पे काम करेंगे, आप सबके लिए काम करेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा एक दुख भी है साथियों। मुझे इतना दुख हुआ कि जिन सीएचओ को कोई भी ये नहीं चाहता था, सिंगल व्यक्ति ये नहीं चाहता था कि कोविड का ही चाहे कोई सा भी बोनस अंक उनको मिले, सबने सीएचओ का नाम लिख लिख के जो है अधिकारियों को भी गुमराह किया। अधिकारी तक खिलाफ थे कि भाई हमारे खुद एनएचएम के भी अधिकारी नहीं चाहते थे कि भी सीएचओ इस सीएचओ की पोस्ट को छोड़कर जाए, क्योंकि उनके सीएचओ कम होते हैं तो फिर उनको दिक्कत आती है काम करने में। ऐसे में बोले इतने पैसे हमने लगा दिए सीएचओ पे, वो लोग ये कहते थे। साथ में वो जब ये छोड़ के चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इनको ट्रेनिंग करवाई पैसे लगा के, ये करा वो करा। तो आप सबको पता है कि कितनी समस्याएं थी। सबसे बड़ी बात, जो कुछ संविदा कर्मी भाई ही जो 2016 में लगे हुए थे एनएचएम या अदर जगह पे लगे हुए थे, वो साथी भी नहीं चाहते थे कि आप लोगों को बोनस अंक मिले। सबको पता है इस बात का कि वो लोग अड़े हुए थे कि किसी भी हाल में सीएचओ का बोनस अंक रोका जाए। अपन किसी भी तरीके से जो है उसमें 15 अंक बोनस लेने में सफल रहे, नहीं तो किसी के शायद दिमाग में भी नहीं आई थी कि हमें बोनस अंक भी मिले, क्योंकि एक साल भी पूरा हो नहीं पा रहा था। आपने देखा हो तो जब भर्ती निकाली गई थी शुरू में, उसके बाद रिवाइंड हुई भर्ती तो उस वक्त तक जरूर हो रहा था, लेकिन उससे पहले नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी उस वक्त जब मैंने इतनी अपन लोगों ने मेहनत करके और आप लोगों को ज्वाइनिंग दिलवाई, वो 4 महीने आपके कितने ज्यादा काम आ गए वो आप सोचना कि आपके भाई भरत बेनीवाल का उस वक्त का संघर्ष और इतने बोनस अंक दिला गया और आज आप नियमितीकरण की राह पकड़ गए। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि अपन ने चलो एनओ में बोनस अंक दिलाए, लेकिन 2-5 को छोड़ के किसी आदमी ने थैंक यू तक नहीं बोला। अब आप सोचिए कि कोई व्यक्ति आपके लिए काम करना पसंद करेगा? नहीं करेगा। साथियों ये तो मैं हूं, आपका भाई है जो आपको गोद ले रखा है। आप कहते हो ना गोद ले लिया, ये नहीं किया वो नहीं किया। किया किसी ने आपके लिए कुछ? नहीं किया ना। कोई कुछ नहीं करता है, आपका भाई लास्ट में काम आता है। लेकिन साथियों मेरे को किसी व्यक्ति ने आके ये नहीं कहा कि चुनाव में आप क्या करना चाहते हो, लो हम आपके साथ हैं, आपका सपोर्ट करेंगे। सिंगल आदमी ने किसी ने सपोर्ट नहीं किया। दुख होता है साथियों, क्या मैं ही करता रहूं? आप लोग कुछ नहीं करेंगे। साथियों दुख होता है, साथ देना शुरू कर दो। आपको अपना परिवार माना है, गोद लिया है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि अपने बड़े भाई का हर तरीके से सहयोग करें। आप लोग कम से कम वहां पे खड़े हों जहां पे हम चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां के तो कम से कम सीएचओ सारे एकजुट होके सभी सीएचओ उसको फोन करके कि भाई अपने भाई का ग्राउंड तैयार करो। इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये तो अदर इशू था। लेकिन सबसे पहले मैंने बोनस अंक की आपको बात बता दी। फिर भी कोई साथी अगर बोनस अंक से वंचित रह गए हों, हम प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी रह गया हो तो उसको अभी भी हम न्यायालय के थ्रू या जिस तरीके से जो हमारे लीगल एडवाइजर साहब ने जो काम करके दिखाया वैसे ही करवाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए जैसे इस तरह की कोई भी बात एक्टिविटीज होती है तो हम लोग हर तरीके से मदद करते हैं। कोई रह गया हो तो आप 9309393793 वाले नंबर पे आप लोग जो है हमें सेंड कर सकते हैं, या वैभव जी वाले नंबर पे जो डिटेल्स सेंड कर सकते हैं। सेकंड नंबर बात साथियों, थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री जी से मिला। उन चुनाव में आपको क्या फायदा मिला मैं बताता हूँ। मुख्यमंत्री जी 2 बार झुंझुनू आए, दोनों बार मैंने उनसे मुलाकात करते वक्त सीएचओ की जो डिमांड्स है नियमितीकरण की वो रखी, कैडर निर्माण की बातें रखी, अदर जो इश्यूज थे उन सबको रखा। साथियों नई भर्तियां, नए पद वृद्धि की मांग रखी, और जो भर्ती अभी वर्तमान में चल रही है सीएचओ की उसको जल्द से जल्द पूरा करने की बात रखी। प्लस जो संविदा वर्ड है उसको हटाकर हमेशा के लिए नियमित भर्तियां निकालने की बात रखी। तो साथियों ऐसे में हमने काफी संघर्ष किया है। आपको पता है मुख्यमंत्री जी से जो बातें रखी थी वो भी मैंने आपके सामने सोशल मीडिया के माध्यम से भी स्पेशल ट्वीट, और आजकल मैं वीडियो कम डाल पा रहा था इसलिए मैंने ट्वीट के माध्यम से और फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से आपको लिख लिख के डाली, और सब इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची भी हैं, ये भी आपको पता है। तो साथियों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक तो मुख्यमंत्री से 2 बार हम मुलाकात कर चुके, उसके बाद जो है चिकित्सा मंत्री जी से भी आज सुबह मैं मिला हूं, उसके बाद मैं ये लाइव आया हूं, ये मान लो, क्योंकि कई चीजें आपको बतानी थी। और कुछ दिन पहले
तीन चार दिन पहले प्रताप राव जाधव जी से भी मिले, जो केंद्रीय आयुर्वेद मिनिस्टर भी हैं और चिकित्सा स्वास्थ्य जो है उस मंत्रालय के जो है एक तरीके से राज्य मंत्री, हालांकि उनके हाथ में ज्यादा कुछ चिकित्सा स्वास्थ्य का है नहीं, आयुर्वेद मिनिस्टर मुख्य रूप से वो स्वतंत्र प्रभार से है, तो ज्यादा आयुर्वेद का उनके हाथ में है। तो ऐसे में साथियों जो उनसे मुलाकात हुई उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं आपको। मुख्यमंत्री जी से पहले बातें हुई, उसके विषय पे भी मैं अभी तक लाइव नहीं आया था आपसे, क्योंकि चुनाव में लगे हुए थे, अब फ्री हुए साथियों। उसके बाद जो है आज जो सूबे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर साहब से मिले, उसमें जो बातें हुई उस विषय पे भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो सबसे पहली बात हमारी एक ही रहती है, आपको पता है सभी समस्याओं का एक समाधान, और वो है नियमितीकरण, यानी परमानेंट आपको होना है साथियों। ये जो इंसेंटिव फलाना दिखाना, ये जितनी समस्याएं चल रही है, ये सारी की सारी सब अगर जड़ मूल से खत्म करनी है तो आपका नियमितीकरण होना बहुत आवश्यक है। ऐसे में नियमितीकरण के लिए सबसे पहला काम क्या होना चाहिए भाई, कैडर निर्माण होना चाहिए। आपको पता है कैडर निर्माण, किस कैडर कितने ग्रेड पे के अकॉर्डिंग होना है, क्या होना है, जो नियम है वो भी पहले बन चुके हैं। कई साथी कहते हैं भाई साहब हम परमानेंट तो हो जाएंगे क्या? अरे यार आप लोग पढ़े लिखे हो, इतना ज्यादा एजुकेटेड लोग हो, एज ए जूनियर डॉक्टर्स आपको माना जाता है, आप ऐसे सवाल करेंगे कि भाई हम नियमित हो जाएंगे क्या? तो ये चीज बहुत अजीब सी लगती है साथियों। साफ इससे ये झलकता है कि भाई आप लोग जो है चिंतित रहते हो इस चीज को सोच के। तो ये साथियों ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि भाई उस व्यक्ति को ज्यादा नॉलेज क्यों नहीं है इतने बड़े पद पे होते हुए। साथियों आप सोचिए, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स 2022 बनाए गए थे, उसमें गहलोत साहब ने स्क्रीनिंग करने के लिए आदेश दे दिए थे। स्क्रीनिंग कुछ लोगों की हो पाई थी जिनके 9 साल पूरे हो गए थे, यानी 3 साल का 1 साल गिना गया था नियमानुसार, और 3 साल के अंदर परमानेंट होने थे, यानी 3 साल का 1 साल और 3 साल टोटल गिने गए थे, तो यानी 9 साल पुराने वालों के लिए। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स में जिन लोगों ने ज्वाइनिंग कर ली उसके बाद 1 साल का 1 साल गिना गया था। ऐसे में 1 साल का 1 साल गिने जाने के हिसाब से सीएचओ का तो जो पहले 2022 में जो पहले ही अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स के थ्रू अपन ने ज्वाइनिंग करवाई थी, उसके लिए हमने न्यायालय में भी इस चीज को लगाया था, आप सभी को ध्यान है। उसमें भी डायरेक्शन कोर्ट से हमारे पक्ष के आए। मैंने लाइव आके नहीं बता पाया, मेरा मन था कि मैं उस खुशखबरी को आप लोगों से लाइव आकर बताऊं कि हमारा जो पुराना एक्सपीरियंस है वो लगभग पूरा गिनने की ओर जा रहा है और हम जीतने वाले हैं। उसमें हमने बहुत शानदार ग्राउंड बनाए थे, वकील साहब को इतने ज्यादा शानदार तरीके से हमने मेहनत करके ग्राउंड तैयार करके दिए थे कि भी कैसे कैसे पहले क्या ज्वाइनिंग कैसे करवाई गई, फिर दोबारा से आप ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। कितने मतलब सोचने की बात थी कि भी सरकार इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। अब सरकार का क्या रहता है उसमें, हमेशा ये कहती है सरकार कि हमने उस वक्त कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स ही नहीं बनाए थे, पूरे कंप्लीट नहीं हो पाया था और उसको हम इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाए थे। तो भैया वो आपकी हेडेक है, आपने ज्वाइन क्यों करवाया? जब रूल्स ही नहीं बनाए थे तो आपने पहले ज्वाइन क्यों करवाया? तो ऐसे में हमने स्पष्ट रूप से वहां रखा, तो जज साहब ने भी माना, वहां जो है मजिस्ट्रेट जो ऊपर जज साहब है उन्होंने भी जो है इस चीज को माना कि ये सच में गलत है। जो पहले जिस तरीके से हुआ है उसी के अनुसार उन्होंने डायरेक्शन भी दिए और अभी ऑर्डर होने बाकी है, बहुत जल्द उसमें न्यायालय में आपके ऑर्डर हो जाएंगे। अब मैं बताता हूँ साथियों, जो मंत्री जी से मुलाकात हुई उसमें नियमितीकरण के लिए कैडर की बात थी। तो एक तो एक्सपीरियंस अपन ने घटवाने का काम लगभग एंड पे है अपना, वो हट है कि भी एक्सपीरियंस ज्यादा जुड़ जाए, मतलब आपका 3 साल जल्दी से पूरे हो जाएं, ताकि नियमितीकरण की प्रक्रिया को हम पूरा कर सकें जल्द से जल्द। तो साथियों कई लोग ये सोचते हैं कि जीएनएम जो है उनको तो ये मिल गया भाई, वो जीएनएम वाले उस पे पद पे जो है बोनस अंक लेके चले गए और परमानेंट। तो साथियों बोनस अंक की बात ऐसे है कि भैया 4200 ग्रेड पे जा रहे हैं भाई लोग। 4200 पे तो वैसे भी सीएचओ को नियमितीकरण के लिए स्पष्ट रूप से आदेश हो चुके हैं पहले से, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल 2022 के हिसाब से। स्क्रीनिंग आप लोगों की लगभग हो चुकी है, स्क्रीनिंग सभी कैडर्स की होनी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब इन लोगों के नियमितीकरण की प्रक्रिया जो टाइम पीरियड के अनुसार योग्यता पूरी कर रहा है उसको करते जा रहे हैं। तो साथियों बचा क्या है, बस जो है नियमितीकरण जिनका होना था वो कैसे भी करके हमें 2-5 हजार लोग, चाहे वो किसी भी संविदा कैडर के हों, चाहे वो पंचायत सहायक हो, पंचायत शिक्षक हो, पैरा टीचर्स हो, कोई भी हो, कुछ लोग परमानेंट हो जाएंगे तो 100% ये होता है कि भाई बाकी को भी करना पड़ेगा। अब कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स के अंडर में जिन लोगों को सबको लिया गया था, संविदा कर्मियों को 1.5 लाख संविदा कर्मियों को,
उनमें से लगभग नहीं करते 8-9 हजार को हम संयुक्त संविदा मोर्चा बनाते हुए परमानेंट करवा चुके हैं। और वो परमानेंट होने का सबसे बड़ा फायदा क्या हो गया कि अब कल को अगर ये नहीं करते तो अपन कोर्ट में भी जाएंगे तो इनको इसका मुआवजा देना पड़ेगा कि भाई आपने बेवकूफ कैसे बनाया इन बच्चों को, इन बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों किया। तो हर हाल में आपका नियमितीकरण होना है, कोई नहीं रोक सकता, कोर्ट देगा, नहीं तो 5-5 करोड़ रुपए हर एक सीएचओ को मैं दिला दूंगा। इससे ज्यादा और क्या करूं, आंदोलन करके या कोर्ट पिटीशन लगवा के मुआवजा दिलाने का मतलब मैं मेरे पास से नहीं कि भाई दे देंगे कोई, ऐसे सरकार से हम इसके लिए गुहार कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। तो साथियों रही बात सेकंड नंबर कैडर निर्माण का जो है कार्य शुरू हो रहा है, तो 5400 ग्रेड पे हमारे थे आयुर्वेद डॉक्टर्स पीसी में आते हैं। हम आयुर्वेद डॉक्टर्स को हर बार हमारे साथियों को 1-2 को साथ लेके जाते हैं जब दिल्ली मिलने जाते हैं, और वहां के स्थानीय जो आसपास के जैसे मेरठ और इस एरिया के जो है और अलवर एरिया के जो सीएचओज को हम बुला लेते हैं तो वो आ जाते हैं। और हम लोग हर जगह पे जेपी नड्डा जी से मुलाकात की थी, तब भी हमने बताया था कि भाई इसका 4800 ग्रेड पे का जो पूरा के इक्विवेलेंट जो कैडर बनाने की जो कैडर बना हुआ था, सारा काम हो रखा था साथियों, उसको इम्प्लीमेंट करना था। सिर्फ एक लेटर बनना गुरनानी मैडम का जो 4200 भाई नर्सिंग ऑफिसर के इक्विवेलेंट आप चाहें तो इनको परमानेंट कर सकते हैं, ऐसा स्टेट्स को लिख के दे दिया था गलती से। वो जो लेटर है उसकी वजह से ये सारा कंफ्यूजन पैदा हुआ था और उस कंफ्यूजन को हम हटा रहे हैं। बाकी जब शुरू से हमने आंदोलन किया था 2016 से, जब दवाई लिखने का अधिकार से लेकर सारा का सारा, तभी हमने 4800 ग्रेड पे सारा काम करवा के लाए थे। लेकिन वो अब गलती से चलो ठीक है उस एक लेटर की वजह से मिसगाइड हो गए, कंफ्यूज हो गए लोग बात, लेकिन अब जल्द से जल्द उसका समाधान भी हो रहा है। और जो है जितने भी आईएएस लेवल के लोग हैं, चाहे राजस्थान में हो चाहे दिल्ली में हो, सभी लोग मिलकर हमारा साथ दे रहे हैं। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जिस वक्त आपका परमानेंट का टाइम पीरियड होगा उससे पहले तक हम हर हाल में कैडर बनाने का काम करेंगे। लेकिन साथियों अभी सरकार का शुरुआती दौर है, ये नहीं है कि हम आज से अब उनका विरोध शुरू कर दें। अब सरकार वर्किंग मोड में आई है, क्योंकि इतने दिन तो केवल इलेक्शन चल रहे थे, आपको पता है। इतने दिन कभी विधानसभा इलेक्शन आ गए, कभी एमपी का इलेक्शन आ गया, कभी कोई और, तो बार बार में 3-3, 2-2 महीने तो आचार संहिता ही लगती रही। एक साल निकला नहीं है पूरा, उसमें भी 6-7 महीने तो शायद आचार संहिता ही रही है। और वैसे पहले वाले चुनाव का भी देखें तो 8-9 महीने रह गई आचार संहिता। तो साथियों काम करने का तो सरकार को समय ही नहीं मिला। अभी जितना समय मिला उसमें हमने काफी कुछ कराने का प्रयास किया है। अब हम वर्किंग मोड में हम भी आ गए और सरकार भी वर्किंग मोड में, हम प्रयास कर रहे हैं जल्द से जल्द आपके काम हो। तो पहला काम कैडर निर्माण का जो चल रहा है वो प्रोसेस आधी हो चुकी है और जल्दी हम बस सिर्फ 4800 ग्रेड पे तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम 5400 ग्रेड पे की भी एक और फाइल चलवाई हमने, उसको भी अभी सक्षम स्तर पे जो है प्रयास करें। तो 4800 तो होना ही है, 5400 का एक प्रयास कर लेते हैं। चलो वो फाइल आगे चल के रिजेक्ट होती है 5400 वाली, तो उसका कोई जो भी होगा नतीजा वो देखेंगे। लेकिन अभी और 4800 ग्रेड पे तो हम पूरी सक्रियता से लगे हैं। दूसरी चीज साथियों नियमितीकरण उसी के अकॉर्डिंग होगा, ग्रेड पे के इश्यू भी नहीं रहेगा ज्यादा। और सेकंड इशू जो था मेनली, हम केंद्रीय मंत्री जी से जो मिले और राजस्थान के मंत्री जी से 2 बार मिले, इस विषय पे मुख्यमंत्री से मिले कि भाई ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो होनी बहुत आवश्यक है। जैसे आप एक देखिए फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनको ही कम मेरिट की वजह से पता नहीं किन किन डिस्ट्रिक्टों में 500 किलोमीटर जो जगह दे रखी थी, हमने बताया कि भी आप आम व्यक्ति का क्या सोचेंगे, भाई कई ऐसे जो है बेचारे विकलांग साथी वही परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने विश्वास दिलाया कि विकलांग साथियों के जो पीएच वाले हैं उनकी भी लिस्ट हम निकाल रहे हैं। वो तो मैंने न्यायालय से भी डायरेक्शन दिलवा दिए थे, ऑर्डर भी जारी करवा दिया कि इनको अपने अपने घर के बिल्कुल पास दिया जाए। हम जीत के आए हैं वो केस साथियों। जो केस हम डिपार्टमेंट से नहीं करवाते हैं उसको हम न्यायालय से करवा लाते हैं। लेकिन आज तक सिंगल केस बता देना, सिंगल चीज बता देना जहां हमारी हार हुई हो। जो मैंने बोला है वो लोहे की लकीर निकली है, समय जरूर लगा होगा लेकिन वो काम जरूर हुआ है साथियों। फिर तीसरी चीज साथियों इंसेंटिव का इशू, सबसे बड़ा इशू यही है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार भी यही है। हमने सब मंत्रियों तक, पूर्व केंद्र मंत्री थे जो मनसुख मांडविया जी, उन्होंने भी इसको बहुत इशू को बहुत संवेदनशील माना था। उन्होंने बताया था कि यार ये बात तो सही कह रहे हो आप लोग, बहुत बुरे हालात है। हमने हर बात को ढंग से पहुंचाया, वापिस जेपी नड्डा जी तक भी इस बात को पहुंचाया जो केंद्रीय चिकित्सा मंत्री हैं। अब प्रताप राव जाधव जी से मिलने गए तो प्रताप राव जाधव जी तो ये बोले कि मैं आयुर्वेद का मिनिस्टर हूँ, मेरे तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का छोटा मोटा सिस्टम हाथ है, मैं तो साहब को तक बात पहुंचा सकता हूँ, बाकी मेरे पास तो ज्यादातर फाइलें साइन होती जाती है। उससे पहले अनुप्रिया पटेल मैडम से मिले तो उन्होंने फिर भी बताया कि हाँ मैं करूंगी, इसमें कुछ ना कुछ अच्छा करूंगी। अनुप्रिया पटेल मैडम फिर देख रही है इस मैटर को।
तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी इसमें वो हैं। तो ट्रांसफर के लिए पॉलिसी बनाने की बात हुई है, वो प्रक्रिया लगभग 70% पूरी हो चुकी है। छोटा मोटा काम बचा है, बीच में चुनाव आ गए थे इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। सेकेंड, जो राजस्थान में भी ट्रांसफर पॉलिसी का काम 70-80% हो गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का आज गजेंद्र सिंह खींवसर साहब से जब मिले तो उन्होंने ये बोला, आज जयपुर में मिले, पहले प्रताप राव जाधव जी से दिल्ली में मिले थे, आपको सबको पता है इस बात का। तो साथियों, आज जब गजेंद्र सिंह खींवसर साहब से मिले तो उन्होंने यह कहा कि भाई ट्रांसफर जो है अभी हमारा करने का कोई प्लान नहीं है सीएचओ का, और कुछ एक कैडर्स है उनका तो बिल्कुल ही करने का प्लान नहीं है, 3-4 कैडर्स थे इनके। तो बोले कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो इस वजह से हम जो है डिजायर्स भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं और जो है इसमें दिक्कतें आएंगी हम लोगों को। तो ऐसे में जो है उन्होंने कहा कि एक बार रुक के हम लोग इनका विधानसभा सत्र के बाद कोशिश करेंगे। तो मैंने उनको कन्विंस किया कि साहब ऐसे तो बहुत परेशानी हो जाएगी, बहुत सारे लोग हैं जैसे पीएचसी सीएचसी वाले हैं, कुछ बच्चे जिनको पीएचसी सीएचसी पे दे रखा है 1 साल से 2 साल से 3 साल से परेशान है वो बहुत बुरी तरह से। उनको ना इंसेंटिव मिल पा रहा है, ना उनका इंसेंटिव, ऑनलाइन वो पोर्टल पे काम भी कर लेते हैं, आज तक उनको इंसेंटिव नहीं मिले, ना ही उनको जो है अपने केंद्रों पे वापस जा पा रहे हैं। वो बहुत बड़ी परेशानी आ रखी है साथियों। तो ऐसे में जो है मंत्री जी ने विश्वास दिलाया कि भाई चलो मैं सोचता हूँ उनकी। आज जो है एक बार बोले मैं एक बार मेरे लेवल पे अधिकारियों की भी बैठक लूंगा और मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा इस विषय पे, और देखते हैं, इस बात को रखते हैं, अगर होता है तो हम कोशिश करेंगे और कैडर्स का भी खोलने का। तो मैंने कहा साहब एक बार तो मौका मिलना चाहिए इन बच्चों को भी ट्रांसफर करवाने का, शुरू से ये बहुत परेशान है, कम से कम नहीं करते। पीएचसी और सीएचसी वाले साथी हैं उनको तो कम से कम आप अपने जो है स्थानों पे भेजें, क्योंकि एनएचएम के स्तर पे आपको पता है एक छोटा सा भी डिसीजन नहीं हो सकता। ऐसे में कुछ शिकायतें भी आ रही थी, कुछ लोग कह रहे थे, कुछ भाइयों ने कहा कि भाई साहब हमने तो पता नहीं, कोई कह रहा था बोले पैसे दे दिए, सुनने में आ रहा था ऐसा कि भाई पैसे दे दिए ट्रांसफर के लिए, फलाना कर दिया दिखाना कर। तो साथियों मैं बता दूं, पैसे किसी को देने की जरूरत नहीं है, मैं इन चीजों के सख्त खिलाफ रहता हूं। लेकिन साथियों कोई काम हो जो भी तो सोचे आदमी किसी चीज के बारे में, काम ही नहीं हो रहे भाई। ट्रांसफर का तो अभी तक कोई डिसीजन ही नहीं था। आज 5 महीने, कोई कह रहा है 3-4 महीने पहले हमने किससे बात कर ली, कोई कह रहा है 5 महीने पहले कर ली। अरे भैया कहां से कर ली, ट्रांसफर का कोई बात ही नहीं थी आज तक। एनएचएम में भी एक अधिकारी है वो कुछ कर ही नहीं सकता। समित शर्मा ने आज से 4 साल पहले समित शर्मा जी ने रघु शर्मा के खिलाफ जाके 1-2 एक्शन ले लिए थे एनएचएम से संबंधित, छोटे मोटे, जैसे विज्ञप्ति जारी कर दी भर्ती की। तो आपको ध्यान है वो विज्ञप्ति रद्द करनी पड़ी थी, एग्जाम से पहले वाले दिन एग्जाम रद्द हुई थी। तो एनएचएम को टॉप से टॉप आईएएस से लेकर आरएएस अधिकारी तक के हाथ में कुछ नहीं है साथियों, जो है वो सारा सरकार के है, मंत्री जी के है, मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। तो ऐसे में जो ट्रांसफर वगैरह होंगे वो सारे मंत्री जी के उसके हिसाब से होंगे, और अपने अपने विधायक या विधायक प्रत्याशी बीजेपी का जो रहा हो, बीजेपी का ही जो प्रत्याशी रहा हो, चाहे वो हार गया हो, लेकिन उसकी डिजायर हो, या फिर विधायक जो आपका बीजेपी का विधायक है वो हो, या आपका मंत्री हो, कोई भी मंत्री बन गया हो विधायक, तो ऐसा व्यक्ति ही आप लोगों की डिजायर लिखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। प्लस जो है आपके जो क्षेत्र में जगह भी खाली होनी चाहिए, कई काम है, कई चीजें सोचनी पड़ती हैं, बहुत सारी कंडीशंस देखी जाती है, उसके बाद ये जो काम होते हैं। फिर साथियों पीएचसी सीएचसी वाले साथियों को तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप सबका एक ग्रुप बना रहे हैं हम, क्या है आप लोगों से ढंग से बात नहीं हो पाई थी, ढंग से कनेक्टिविटी नहीं हो पाई थी हमारी, तो अब आप लोग 9309393793 और वेबोजुअल नंबर पे सारी डिटेल्स आप शेयर कर दें, जिससे जो है हम लोग एक पूरा ग्रुप बना के और इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। और ये 2-3 दिन में ही करें, क्योंकि ट्रांसफर अभी खुले में, ऐसे में हम चाहते हैं कि आपका कैसे भी करके भला हो और आप पीएचसी सीएचसी से हटके और अपने केंद्रों पे पहुंचे। तो साथियों मैं आपसे यही करना चाहता हूं कि पहली बात तो ये, दूसरी कई साथी लोग जो एनओ की भर्ती में जिनका सिलेक्शन हो गया जैसे, तो साथियों मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप भी सब अपनी अपनी डिटेल्स हमारे तक पहुंचे, भेजें कि जिन जिनका सिलेक्शन हुआ है। थैंक यू तो मत बोलना चाहिए, आप लोग इतनी मेहनत की हमने आपके लिए, लेकिन कम से कम जो बॉन्ड पेपर के लिए बार बार में जब आपको काम होता है तभी आप लोग फोन करते हैं, तो बॉन्ड पेपर के लिए जो आपने फोन किए तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि भरत बेनीवाल बैठा है इतनी देर, तो किसी को बॉन्ड पेपर के उसमें पैसे जो सरकार को 1 रुपया देने देगा नहीं, ये आपको मैंने पहले भी बोला है। और अब तो सरकार एक तरीके से अपन लोगों की है, तो अपन को डरने की आवश्यकता है नहीं, काम अपने सारे होंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी कोई बात होती है पर्सनली कि भाई ये अधिकारी कई बार अंदरूनी रूप से आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मेरे को पता है कि भाई इनको ये बॉन्ड का ये इनके लिए डराएं, नोटिस निकाल दें कुछ और, तो नोटिस भी बहुत निकले हुए हैं, पहले डरने की जरूरत है नहीं।
तो आप सब लोगों को हम फेयरवेल भी देना चाहते हैं, सब साथियों को। तो आप लोग सब अपने जो व्हाट्सएप पे अपने अपने नंबर से जो नियमित हुए हैं, आज सीएचओ वर्ड लेके आने वाला भाई आपका रहा, आपको सीएचओ की पोस्ट पे लाने वाला, ज्वाइनिंग दिलवाने वाला आपका भाई सदा रहा। और आज उसी सीएचओ वर्ड की वजह से जो उस टाइम ज्वाइनिंग हुई उसकी वजह से आप लोग परमानेंट हुए, उसमें भी आपके भाई का बड़ा योगदान रहा। तो ऐसे में मैं आप सब साथियों से यूं कहना चाहता हूं कि परमानेंट अगर कोई पूरे भारत में पहली बार सीएचओ हुए हैं तो मेरे राजस्थान के सबसे पहले सीएचओ हुए हैं। और मैंने विश्वास दिलाया था कि सबसे पहले अगर कहीं परमानेंट होंगे तो वो राजस्थान में होंगे, और हमने वो कर दिखाया साथियों, जो बोला है वो करके दिखाया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बॉन्ड पेपर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम आपका बॉन्ड भी नहीं लगने देंगे। और साथ में जो है हमारे नर्सेज है, बॉन्ड पेपर हम किसी को नहीं, बॉन्ड पेपर के उसमें पैसे किसी को देने नहीं देंगे। आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, चाहे मुझे मुख्यमंत्री तक जाना पड़े, चिकित्सा मंत्री तक जाना पड़े या किसी भी स्तर पे जाना पड़े, आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं। दूसरी चीज ये है कि भी बॉन्ड पेपर के उसमें पैसे क्यों लेंगे जब बॉन्ड पेपर का सारा काम ही निरस्त हो गया, जब हमारी ज्वाइनिंग ही कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग हो चुकी है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स में कोई बॉन्ड के बदले में पैसे या ये सब करने का कोई वो समाधान प्रावधान है ही नहीं सरकार में, तो किस बात का बॉन्ड पेपर है। और मैंने कहा था कि हमें बॉन्ड पेपर भी उस वक्त हमने हटवा देते, हम तो उसी टाइम हटवा देते, लेकिन इसलिए नहीं हटवाया कि भाई कैसे भी करके सरकार मजबूर हो जाएगी। 5 साल का बॉन्ड पेपर साइन करवाया हुआ है तो 5 साल बाद हर हाल में इनको नियमितीकरण करना ही पड़ेगा। और केंद्र सरकार से भी हम नियमितीकरण का जो करवा रहे हैं वो अगले 5 साल के अंदर जो है नियमितीकरण का जो काम चल रहा है कैडर और राष्ट्रीय स्तर पे, तो केंद्र के सरकार के अंडर में अगर नियमितीकरण होता है तो शायद इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में जो पे ग्रेड और जो सिस्टम है उस वैसा तो शायद राजस्थान सरकार में या किसी भी राज्य सरकार में नहीं होगा। तो साथियों बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम आपका ये समाधान भी जल्द से जल्द करवाएंगे। और साथियों कई लोग जैसे अब ट्रेनिंग फंड वाले इश्यूज हैं उनके लिए फोन करते रहते हैं, तो ट्रेनिंग फंड का और ये जो इशू है ये ज्यादा कोई बड़ा इशू नहीं बचा। इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस के कुछ बच्चों के बचे हुए हैं गिने चुने के, और कुछ एक प्राइवेट कॉलेजेस के बचे हुए हैं। साथियों ये पैसे जो है जिन जिन बच्चों के नहीं आए हैं उनके लिए हम अंतिम मोड है अभी जो मैंने सारा काम करवा दिया है। गवर्नमेंट वाले के लिए भी एफओ साहब से वापस मिला था 2 दिन पहले 3 दिन पहले, और उन्होंने जो है लिस्ट वापस से मांगी है। एक बार और वेरीफाई करके हम लिस्ट दिलवा देते हैं, क्या करें अब बार बार में। अब जो है अब धमका के काम कराना पड़ेगा, इनको खींच के लेना पड़ेगा। मैं इतने दिन इन पे ध्यान नहीं दे पा रहा था तो इन्होंने कोई काम नहीं किया। आपने देख लिया होगा जब आपका भरत भाई इधर उधर हुआ है तो कोई काम नहीं हुए इस डिपार्टमेंट में। अब ये जरूर है कि कुछ लोगों का काम जरूर रहता है कि कोई उसकी टांग खींच ले, इसकी टांग खींच, मैंने तो उन पे ध्यान देना ही बंद कर दिया है। हाँ इलाज जरूर करेंगे, अभी समय आ गया, हमारी सरकार यार इलाज तो करेंगे जो दादागिरी करेगा। तो साथियों अब आपको मैं बता दूं कि भी प्राइवेट ट्रेनिंग फंड है उसकी भी सबके लगभग हमारे पास आ गया था, मैसेजेस सबके आ गए थे, सबका हमने आगे जमा भी करवा दिया। आरयूएचएस वाले तो है जो कुछ एक बच्चे ही बचे हैं गिने चुने 15-20 जने बचे हैं, वो भी 26 जने थे टोटल, बस वो भी होने वाले हैं। और जो है उनकी फाइल लगभग क्लियर हो चुकी थी। और जो अपने गवर्नमेंट कॉलेज वाले वो एफओ के अंडर में हैं, तो एफओ साहब से बात हो गई थी और एचडब्ल्यूसी डिपार्टमेंट में अपने पूरे में बात हो गई थी, तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि अब हम इस काम को पूरी प्रायोरिटी पर लेके करेंगे और जल्द से जल्द निपटाएंगे। अलग से एक जो है व्यक्ति को जैसे पहले चंद्रशेखर जी को काम दिलवाया था, पूरी लिस्ट जमा कराई थी, उसके बावजूद आज ये कह रहे हैं कि लिस्ट पूरी नहीं आई, कंप्लीट नहीं आई, तो वो भी कंप्लीट करवा रहे हैं साथियों। अब नहीं रुकने देंगे, बहुत फास्टली काम करवाएंगे। अब सबसे बड़ी बात रह जाती है इंसेंटिव के इशू की, जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार वाला इशू है, वो दोनों जगह मैंने बता दिया कि ऊपर जाके हमने बता ही दिया है। तो इंसेंटिव के लिए जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के स्तर पे जो है पोर्टल बन रहा है। साथ ही पोर्टल का काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार उसकी मॉक ड्रिल करनी है, मतलब मॉक ड्रिल यानी एक तरीके से कोई भी काम करते हैं उससे पहले जो है उसको एक बार चेक करके देखते हैं कि भी ऐसा करके देख लेते हैं इसमें सही से चल रही है साइट, नहीं चल रही है, सारे काम सही से हो रहे नहीं हो रहे, तो एक बार उसको जो है मॉकअप करके पूरा जो है जैसे कोई भी कार्यक्रम होता है उससे पहले उसकी रिहर्सल करते हैं, तो वो रिहर्सल के रूप में एक तरीके से एक बार उसका करके देख रहे हैं, तो जल्द से जल्द उसको भी करवा देंगे, जिससे आपका जो इंसेंटिव वाला जो है ऑनलाइन ही पैसा आ जाया करेगा। आप लोग ऑनलाइन पोर्टल पे चढ़ा दिया कीजिए और जो भ्रष्टाचार है वो भी बंद हो। हमारा तो कोशिश ये है कि 32+8 करवाएं, पर 32+8 के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही सहमत नहीं हो पा रही थी, कारण कि अधिकारी जो है कुछ उनको दिक्कत है, क्योंकि उन तक हो सकता है नीचे से ऊपर से दलाली पहुंचती होगी, तो वो करने नहीं देना चाहते होंगे कि भाई इसलिए नहीं करने देना चाहते होंगे कि भाई
कल को उनके पास आना बंद हो जाएगा मामला। तो ऐसे में 32+8 जो है वो करने नहीं देना चाहते। दूसरा उनका ये सुझाव रहता है वहां पे कि बाद में सीएचओ काम नहीं करेंगे अगर इंसेंटिव इस तरीके से कर दिया तो 40 का 40 ही पूरा ऐसे दे दिया तो सभी राज्यों में भी समान वेतन और सेम मतलब सब में स्टेट्स में सब में सेम वेतन होना चाहिए। तो यानी वन पे और वन नेशन, ये सिस्टम हमने चला रखा है इसमें। तो वो जल्द ही उसको पूर्ण रूप देंगे और दूसरे स्टेट्स हैं इनमें भी जल्द से जल्द जो है वो ये काम पूरा करवा के छोड़ेंगे। जल्द ही मैं वापस से अनुप्रिया मैडम से भी मिलूंगा और जेपी नड्डा जी से भी मिलूंगा वापस से। जेपी नड्डा जी तो चिकित्सा मंत्री वो व्यक्ति को बना दिया गया है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, तो उनसे तो मिलना ही असंभव है। उसके बावजूद भी हमने 2 बार उनसे अपॉइंटमेंट लेके अपॉइंटमेंट लेटर भी डाला और मिले हैं। आप चिंतित ना हो, हम आपके लिए हमेशा कटिबद्ध है काम करने के लिए और विश्वास दिलाता हूं कि इसी तरह से आपके लिए काम करते रहेंगे। लेकिन अपने भाई को जो है इस तरह से अकेला मत छोड़ा करो यार, थोड़ा साथ देना सीखो। हमेशा आपके साथ हूं दिल से और जब तक आपको परमानेंट नहीं करा दूं तब तक आपका साथ कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। आप साथ बनाए रखें। जयपुर में संगठनात्मक विस्तार और संगठन के प्रतिनिधियों के सम्मान और हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर में जो साथी परमानेंट होके गए उनकी फेयरवेल और सभी का एक कॉमन सिस्टम तैयार करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। तो उस कार्यक्रम के लिए आप लोग साथ दें, ज्यादा से ज्यादा साथी लोग जो है। अभी मैं यात्रा करूंगा, कई जिलों की अब लाइन शुरू कर रहा हूं, 13-14 के आसपास शायद यात्रा शुरू हो जाएगी। तो जिलावार तरीके से तो आप लोग सब संपर्क करें। जो साथी अपने जिलों में मुझे बुलाना चाहते हैं, क्योंकि पहले जिन जिलों में मैं जाके आया हूँ आज तक उन जिलों में जो है कभी इंसेंटिव या इस तरह के सीएमएचओ लेवल पे दादागिरी की या किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई, क्योंकि उन सीएमएचओ लेवल के लोगों को भी पता है कि इनमें कितनी एकजुटता है। तो एक यात्रा पूरे राजस्थान में करना बहुत आवश्यक हो गया है। तो आप लोग इस यात्रा में भी साथ दें जिससे मैं आऊं और सीएमएचओ लेवल, कलेक्टर लेवल और सभी लेवल्स पर आप लोगों को मिलके आप लोगों की समस्याओं का भी समाधान करके जा सकूं और आप लोगों की ताकत उस सीएमएचओ तक पहुंचा सकूं कि ये ताकत है, इतनी एकजुटता है इन सब में। उस एकजुटता का ही नतीजा है कि आपका सबके साथ आज शोषण बहुत कम होता है। कुछ एक लोग हैं जिनके शोषण होता है तो वो इसलिए होता है कि वो दबते हैं। दबो मत, मुझे बताओ जो भी दिक्कत है। मैं बीसीएमओ को फोन करूंगा, सीएमएचओ को। आपका नेता ऐसा है कि डायरेक्ट कलेक्टर को भी फोन करना जानता है, सबको एसपी को भी फोन करना जानता है और सीएमएचओ को भी। तो धन्यवाद साथियों, साथ बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा साथी जो भी समस्या है वो 930939 93793 पे भेज सकता है, चाहे वो सीएचओ से संबंधित हो या अदर मेडिकल विभाग की भी कोई समस्या आ रही हो किसी भाई को या अदर विभाग की भी कोई समस्या आ रही हो तो मुझे याद कर सकता है। धन्यवाद साथियों, आपका भाई भरत बेनीवाल। इसी तरह से साथ बनाए रखें।